आईपीओ मार्केट में एक और नाम की एंट्री हो रही है, मनिलम इंडस्ट्रीज। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। तो जब भी कोई नया आईपीओ आता है, एक इन्वेस्टर के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस कंपनी में है क्या। आइए उन सभी जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमारे मन में होते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम मनिलम इंडस्ट्रीज से मिलेंगे, फिर इसके आईपीओ के नंबर्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसमें रिस्क क्या क्या है। और आखिर में वो बड़ा सवाल जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मनिलम इंडस्ट्रीज आखिर करती क्या है, इस ब्रांड के पीछे का बिजनेस क्या है। तो देखिए, मनीलैम इंडस्ट्रीज का काम बहुत सीधा सा है। ये डेकोरेटिव लैमिनेट्स और प्लाईवुड बनाते और बेचते हैं। जी हाँ, वही लैमिनेट्स जो हमारे घरों और दफ्तरों को एक शानदार नया लुक देते हैं। अब जरा कंपनी के स्केल पर नजर डालते हैं, जो काफी इंप्रेसिव लगता है। सोचिए, 1000 से भी ज्यादा लैमिनेट डिजाइन्स और इनका नेटवर्क, 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 7000 से ज्यादा डीलर्स। ये काफी बड़ा नेटवर्क है। साथ ही ये लोग 3000 से ज्यादा कारपेंटरों और 500 से ज्यादा डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करते हैं। और हाँ, क्वालिटी, एनवायरमेंट और सेफ्टी के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन भी है इनके पास। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आईपीओ के नंबर्स, यानी इस मौके में एंट्री की टिकट कितने की है। तो एक शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है 65 से 69 रुपीज के बीच। इसका मतलब है कि बोली लगाने वालों को इसी रेंज के अंदर अपनी बोली लगानी होगी। और हाँ, अगर इसमें निवेश करना है तो कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, और एक लॉट में होंगे पूरे 2000 शेयर्स। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो कम से कम 2,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कंपनी इस पूरे आईपीओ के जरिए करीब 39.95 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है, और इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने विस्तार और दूसरे जरूरी कामों के लिए करेगी। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए। अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझते हैं, देखते हैं इसकी ग्रोथ स्टोरी आखिर क्या कहती है। तो जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो एक चीज बिल्कुल साफ नजर आती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स चुकाने के बाद के मुनाफे में लगातार और काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इन नंबर्स को देखिए, फिस्कल ईयर 23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.59 करोड़ रुपए, और अगले ही साल फिस्कल ईयर 24 में यह बढ़कर हो गया 3.14 करोड़ रुपए। मतलब प्रॉफिट लगभग डबल हो गया। यह ग्रोथ का एक बहुत ही मजबूत और साफ संकेत है। लेकिन रुकिए, कहानी में हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखता है। तो अब बात करते हैं रिस्क्स की, वो बातें जो अक्सर फाइन प्रिंट में छिपी होती हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि कंपनी ने अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट में कौन कौन से बड़े रिस्क फैक्टर बताए हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, कंपनी का ज्यादातर बिजनेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जो एक ज्योग्राफिकल रिस्क है। दूसरा, कंपनी पर करीब 15.96 करोड़ की आकस्मिक देनदारियां हैं, मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जो भविष्य में आ सकते हैं। तीसरा, मार्केट से 67.28 करोड़ रुपए वसूलने बाकी हैं। कंपनी का कैश फ्लो भी पास्ट में नेगेटिव रहा है, कुछ कानूनी केस भी चल रहे हैं, और तो और 58.05 करोड़ का कर्ज भी बकाया है। एक और बड़ा रिस्क है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। फिस्कल ईयर 24 में कंपनी की लगभग 86.5% कमाई सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यानी लैमिनेट से हुई है। ये एक ही बास्केट में सारे अंडे रखने जैसा है। अगर लैमिनेट मार्केट में कोई दिक्कत आती है तो कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है। बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, ग्राहकों पर भी निर्भरता एक चिंता का विषय है। फिस्कल ईयर 23 में एक ही सबसे बड़े कस्टमर से कंपनी की 25% से ज्यादा कमाई हुई थी। हालांकि अब यह निर्भरता घटकर 13.60% पर आ गई है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा नंबर है। तो अब तक हमने कंपनी को समझा, उसके आईपीओ के नंबर्स देखे, ग्रोथ देखी और रिस्क भी जान लिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के मन में घूम रहा होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ तो प्रॉफिट ग्रोथ की एक बहुत मजबूत और आकर्षक कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क भी हैं, जो कंपनी ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ बताए हैं। और यहीं आकर हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, क्या इसमें मिलने वाला संभावित फायदा इन सभी बताए गए जोखिमों पर भारी पड़ता है? खैर, इसका जवाब तो हर निवेशक को अपनी सूझबूझ और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही ढूंढना होगा।